हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2। क्लास 10th का चैप्टर 2 है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, राष्ट्रवाद कि राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, देश प्रेम की भावना। देश प्रेम की भावना का जब विकास होता रहता है उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें राष्ट्रवाद के बारे में जो हमने पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे 1914 से। तो 1914 में क्या हो रहा था, उस टाइम चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इसी चैप्टर में हम पढ़ते हैं इसको। तो प्रथम विश्व युद्ध, इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। तो यानी 1914 से 1918 तक किस किस के बीच में हुआ, जर्मनी और अमेरिका के बीच में। बाकी जो पूरा विश्व था वो दो हिस्सों में बट गया था, किसी ने जर्मनी का सहयोग किया, किसी ने अमेरिका का। ठीक है, तो इसी तरह अब हम बात कर रहे हैं कि ये भारत से हमने क्यों इसे कनेक्ट किया, भारत के राष्ट्रवाद में इसका क्या सहयोग रहा है। तो इसने भी, इसका जो योगदान रहा, हम इसके बारे में बात करेंगे अब किस तरीके से ये कनेक्ट होता है भारत में राष्ट्रवाद से। तो भारत, उस टाइम आपको पता होगा कि भारत क्या था, गुलाम देश था एक। भारत किसका गुलाम था, ब्रिटेन का। ठीक है, एक सेकंड, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ब्रिटेन का गुलाम था भारत। तो गुलाम था, तो इसीलिए ब्रिटेन किसका साथ दे रहा था युद्ध में, अमेरिका का साथ दे रहा था। अब वो अमेरिका का अगर उसमें विश्व युद्ध में साथ दे रहा है तो उसके लिए उसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सैनिक की ज़रूरत पड़ेगी, हथियार की ज़रूरत पड़ेगी। इन सब चीज़ के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इन सब चीज़ के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की। और वो सब कहाँ से अरेंज करेगा, वो हमारे देश पे अगर वो कब्जा करके बैठा हुआ है, हमें गुलाम बना रखा है उसने, तो क्या करेगा वो, इन सब चीज़ों की व्यवस्था हम ही से करने की सोचेगा। ठीक है, तो उसके लिए उसने क्या किया, अब सैनिक के लिए उसने क्या किया, जबरन भर्ती चालू की। भारत के लोगों को जबरदस्ती सैनिक बना बना के युद्ध में भेजा गया। हथियारों के लिए, हथियारों की जरूरत के लिए उसने क्या किया, करों में वृद्धि कर दी गई। जो भारत में कर लिए जाते थे उनमें और क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दी गई। आगे चल के धीरे धीरे क्या हुआ, महंगाई बढ़ती चली गई, महामारी फैलती चली गई। ठीक है, इसमें महामारी मैंने जोड़ा नहीं है, आगे जिन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध से कैसी स्थिति हुई, सबसे पहले आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हुई। एक नए प्रकार की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति देखने को मिली सबको। ठीक है, जो रक्षा व्यय था वो बढ़ता चला गया। जो रक्षा व्यय था उसके खर्चे बढ़ा दिए उन्होंने। खर्चे बढ़ाए हैं तो वो पैसे कहाँ से निकलवाएंगे, हम ही से निकलवाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, करों में बढ़ोतरी कर दी, सीमा शुल्क लगा दी और आयकर जारी कर दिया। इनकम टैक्स जिसको हम बोलते हैं, धीरे धीरे उसको भी जारी कर दिया। जो सामान थे उनकी कीमतें दिन पर दिन बढ़ाती गई। जब कीमतें बढ़ती चली गई तो लोग इस चीज़ से क्या हुआ, महंगाई से परेशान होने लगे। जबरन भर्ती किए जाने लगे लोगों को। इससे क्या हुआ, लोगों को गुस्सा आने लगा जबरन भर्ती से। तो लोगों के अंदर क्या हुआ, आक्रोश की भावना पैदा होती चली गई, जिससे धीरे धीरे क्या हुआ, आगे चल के राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती चली गई। जो भारत था उसमें राष्ट्रवाद की भावना कम क्यों थी, यही सब ऐसे कारण थे जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद की भावना कम थी। महंगाई, महामारी, जो इतनी सारी कठिनाइयों से जूझ रहे थे, तो इसकी वजह से क्या था, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना कम थी। जब लोग इन्हीं चीज़ों से और ज़्यादा परेशान होने लगे, जब उनका शोषण ज़्यादा किया जाने लगा, तो धीरे 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 क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना अंदर ही अंदर पनपती रही, जिससे राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे विकसित होती चली गई। बहुत सारे हिस्से ऐसे थे उस टाइम फसल के जो खराब हो गए थे। फसलें खराब होंगी तो लोगों के पास खाने को नहीं रहेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, फसलें खराब होने से खाद्य पदार्थ में भारी गिरावट आने लगी। फ्लू की महामारी फैल गई उस टाइम, जिसमें 120 से 130 लाख लोग मारे गए। ऐसा एक उस टाइम की जो जनगणना हुई थी 1921 में हुई थी शायद, तो उस जनगणना की रिपोर्ट से पता चला है ऐसा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब है, जब ये सब हो रहा था उसी टाइम क्या हुआ, गांधी जी का आगमन हुआ। गांधी जी भारत लौट कर आए। अब भारत लौट कर आए तो कहीं गए होंगे, यानी कि, तो वो कहाँ गए हुए थे,
अफ्रीका गए हुए थे। कब आए भारत में? 1915 में वो भारत आ गए। कहाँ से? अफ्रीका से। क्यों क्यों गए थे अफ्रीका? वकालत करने गए थे, वहाँ से वो वकालत करके आए थे हम। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक एक नंबर में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जब वो अफ्रीका में थे वहाँ पे उन्होंने क्या देखा? नस्ल भेद की नीति थी, वहाँ पर नस्ल भेदी की जाती थी, यानी काले गोरे का भेदभाव किया जाता था। वहीं से उन्होंने क्या किया, जो जन आंदोलन का एक रास्ता था उन्होंने वहीं से देखा और उसी को आकर उन्होंने आगे क्या किया? भारत में चलाया। चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पे चलते हुए दक्षिण अफ्रीका की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? वहाँ पर जो नस्ल भेद की नीति थी, जो नस्ल भेद करती थी सरकार, उससे क्या किया? अपनी बात सफलतापूर्वक मनवा ली थी। इस पद्धति को ही इन्होंने आगे चल के क्या नाम दिया था? सत्याग्रह का नाम। अब हम सत्याग्रह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या होता है सत्याग्रह, क्योंकि वर्ड आया तो हमें पता होना चाहिए सत्याग्रह होता क्या है। चलिए आगे समझते हैं इसको। तो सत्याग्रह क्या होता है? सख्ती, सत्य की सख्ती पर आग्रह, यानी किसी भी सच्चे उद्देश्य से कि हम किसी सख्ती के साथ कहीं पर आग्रह करते हैं जब, ठीक है, और सत्य की खोज करते हैं, यानी अपना सच्चा उद्देश्य ढूंढते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को एक बार समझते हैं क्या है। अगर वैसे हम एक बार देखें तो क्या होता है, अगर हमारा उद्देश्य अच्छा है और अगर हम किसी अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हमें, उनका मानना, गांधी जी का मानना यह था कि हमें अहिंसा करने की ज़रूरत नहीं, हमें हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है। हम अहिंसा का रास्ता अपना कर भी अपनी बात को मनवा सकते हैं। ठीक है, इसी बात के लिए उन्होंने सारे आंदोलन किए थे बिना हिंसा के। गांधी जी क्या चाहते थे? हिंसा ना हो, वो यही चाहते थे। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? आपका उद्देश्य सच्चा है, आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए जो आपको परेशान कर रहे हैं उन लोग से अगर आपको मुकाबला करना है तो उसके लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं, यानी आपको ज़रूरी नहीं कि आप ढिसुम ढिसुम ही मचाओ वहाँ पर जाके, युद्ध करने की आपको उसमें ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप सीधा, अगर आप सत्याग्रही हैं तो आप अहिंसा के सहारे भी अपनी सफलता पा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप उसमें प्रतिशोध की भावना दिखाएं या आक्रामकता का सहारा लें। आक्रामक होना यानी सीधा काटने मारने के लिए तैयार हो जाना, वो होता है आक्रामक लोग। ठीक है, कुछ नहीं सोचते, सीधा लड़ने के लिए तैयार बैठे रहते हैं जो। ठीक है, इसके लिए दमनकारी शत्रुओं की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। ये था आपका सत्याग्रह। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। जब गांधी जी सत्याग्रह कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया? 3 आंदोलन किए। अब उन 3 आंदोलन के बारे में जानते हैं, कौन कौन से थे। सबसे पहला था चंपारण का, दूसरा था खेड़े के गुजरात में किया था जो उन्होंने, तीसरा था अहमदाबाद में। तो पहले के बारे में जानते हैं। सबसे पहला आंदोलन उन्होंने किया 1917 में। क्यों किया था? नील उगाने वाले किसानों के लिए किया था। चंपारण में किया था जो कि बिहार में, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, चंपारण बिहार में है। तो नील उगाने वाले किसानों के लिए किया था। क्यों किया था? क्योंकि वहाँ पर एक बागान व्यवस्था चलाई जा रही थी, उसके खिलाफ किया था। बागान व्यवस्था क्या थी? बागान व्यवस्था में लोगों को ज़बरदस्ती नील उगाने के लिए कहा जा रहा था, उनकी ज़मीन पर उन्हें ज़बरदस्ती नील उगाने के लिए कहा जा रहा था। जब यह आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन के बाद क्या किया गया कि सिर्फ 15% ज़मीन पर नील उगाने के लिए सहमति दी गई, बाकी ज़मीन पे लोगों को उनकी छोड़ दिया गया। जैसे पहले ज़बरदस्ती नील उगाने के लिए कहा जाता था, तो अब ये तय हो गया कि सिर्फ जो 15% ज़मीन है उस पर ही नील उगाया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर आए 1918 में, जो कि गुजरात में किया गया था, खेड़े में। गुजरात के कहाँ पर? खेड़े में किया गया था। वहाँ पर किस लिए किया गया? किसानों के लिए। वहाँ पर भी किस लिए? कर में वसूली में ढील के लिए। जो वहाँ के किसान थे वो चाहते थे जो कर है उसकी वसूली में ढील की जाए, उनसे जो ज़्यादा कर वसूला जा रहा था वो चाहते थे थोड़ा कम कर दिया जाए। उसके बाद 1918 में ही अहमदाबाद में हुआ। किसके लिए? ये हुआ था मील मजदूरों के लिए। ये बात याद रखना, ये जो पहले 2 आंदोलन हुए ये किसानों के लिए, और ये वाला किसके लिए? मील मजदूरों के लिए। ये किसानों के लिए नहीं था, ये मील के मजदूरों के लिए था। ठीक है, मील मजदूरों ने क्यों किया था? वो चाहते थे कि उनका वेतन बढ़ा दिया जाए, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर क्या हो रहा था, एक प्लेग नाम की महामारी फैल रही थी जिसकी वजह से लोग मर रहे थे।
जिसकी वजह से लोग मर रहे थे, महंगाई के कारण लोग परेशान थे। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हमारा वेतन बढ़ा दिया जाए। वो चाह रहे थे कि उनका वेतन 50% बढ़ा दिया जाए, लेकिन जो वहाँ जो सरकार थी, जो उस टाइम अंग्रेज थे, वो क्या चाहते थे, वो कह रहे थे कि हम सिर्फ 15% बढ़ाएंगे। लेकिन जब ये आंदोलन किया गया उसके बाद क्या तय किया गया, 35% पे तय किया गया। अब क्या हुआ, गांधी जी के सारे जो आंदोलन थे वो सफल हुए जा रहे थे। अब सारे आंदोलन सफल हुए जाएंगे जब वो बार बार हमारा विद्रोह, जो लोग हैं वो विरोध किए जा रहे हैं, तो सरकार को भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो अंग्रेज इससे क्या हो गए, परेशान हो गए। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्ट चलाया जिसका नाम था रोलट एक्ट। कौन सा एक्ट चलाया था, रोलट एक्ट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रोल एक्ट क्या था। रोलट एक्ट क्या था, ये 1919 में चला था। तो उसमें क्या था, उन्होंने मतलब जो अंग्रेज थे उन्होंने इसको चलाया था ताकि वो जो ये आंदोलन किए जा रहे हैं उनको वहीं पर ख़त्म किया जा सके। तो इसके दौरान उन्होंने क्या क्या चीज़ें लागू कर दी, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए किया गया था ये, कि जो भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, जैसे कोई कहीं भी जाके आंदोलन छेड़ देता है तो बिना पूछे वो क्या करते थे, बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल के लिए उन्हें जेल में डाल देते थे, ताकि लोग इस चीज़ से डर जाएं कि अगर हम आंदोलन करेंगे, हम कहीं पे कुछ राजनीतिक गतिविधियां करेंगे तो हमें क्या होगा, हम पे कोई मुकदमा भी नहीं किया जाएगा और सीधे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा बिना कुछ बताए। तो लोगों के अंदर इसका डर बिठाने के लिए ऐसा ऐसा किया गया। लेकिन लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया। लोगों ने रोलट एक्ट का क्या किया, विरोध किया। उसके विरोध में लोगों ने क्या किया, रैली और जुलूस का आयोजन करने लगे, अपनी दुकानें बंद कर दी, लोग हड़ताल करने लगे। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया, ये इनका विरोध करने का एक तरीका था। उन्होंने इस तरीके से अपना विरोध जताया। फिर आगे धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा लोग ज़्यादा ही वो कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, सबका दमन शुरू करना चालू कर दिया। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जब उन्होंने देखा लोग जगह जगह अपनी दुकानें बंद करके बैठे हैं, जगह जगह कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, जैसे कि रैली निकाल रहे हैं, लोग हड़ताल कर रहे हैं, कहीं पे दुकानें बंद कर रहे हैं, तो जब इन सब चीज़ों से अंग्रेज परेशान हो गए तो उन्होंने क्या करना चालू किया, उन्होंने अपने तरीके से फिर करना क्या चालू किया, अमृतसर में सारे स्थानीय नेता को हिरासत में ले लिया। क्या किया उन्होंने, सबसे पहले स्थानीय नेता को हिरासत में ले लिया। गांधी जी का दिल्ली में प्रवेश पे रोक लगा दी कि अब तुम दिल्ली में आ ही नहीं सकते। और अचानक से उनके मन में क्या आया कि उन्होंने 10 अप्रैल को अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। एक जुलूस जा रहा था शांतिपूर्ण, जो अपना आक्रोश दिखा रहे थे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, बिना कोई कहीं पे दंगा किए, बस सीधा जैसे रैली निकालते हैं लोग, सीधा इस तरीके से अपना शांतिपूर्ण जुलूस निकाल लेते। उन्होंने क्या किया, उस पर गोली चला दी। इन सब चीज़ों से क्या हुआ, जब लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता चला तो लोग इसके भी खिलाफ हो गए। तो उन्होंने क्या किया, डाकघरों, बैंकों, रेलवे स्टेशनों आदि पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ मचानी चालू कर दी। जब ये सब चीज़ें होने लगी, सरकार फिर परेशान हुई, तो सरकार ने क्या किया, मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब आप सोचेंगे मार्शल लॉ होता क्या है, तो मार्शल लॉ एक ऐसा लॉ होता है जब कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है, लोग जब सरकार परेशान हो जाती है किसी चीज़ में, या कोई युद्ध की ऐसी स्थिति आ जाती है, तो उसमें जो सारे न्याय की व्यवस्था है, जो सारी कानून व्यवस्था है, वो किसके हाथ में आ जाती है, सेना के हाथ में आ जाती है। ठीक है, सारी व्यवस्था को सेना अपने हाथ में ले लेती है। तो उस टाइम ये सारी कमान किसने संभाली, जनरल डायर ने। ये पूछ भी लिया जाता है क्वेश्चन में, अभी आपको बताऊंगी किस तरीके से पूछा जाता है, अभी आएगा आपके आगे। जनरल डायर, आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट नाम है। ठीक है, आगे आइए। अब आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब जनरल डायर को कमान संभाल दी गई तो उसने अपने तरीके से इस चीज़ को संभालने का सोचा। उसने क्या किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड करना, उसने क्या किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड था क्या, उसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। तो जलियांवाला बाग क्या है, ये अमृतसर की एक जगह है जलियांवाला बाग। वहाँ पर क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919 को लोग क्या कर रहे थे, बैसाखी मना रहे थे। 1919 में क्या कर रहे थे, बैसाखी मना रहे थे। तो सारे लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पर बैसाखी के मेले में इकट्ठे हुए थे। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो रोलट एक्ट था उसके खिलाफ थे, तो वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, उसके खिलाफ इकट्ठे होकर वहाँ पर उसका विरोध कर रहे थे।
तो जनरल डायर ने क्या किया, जो मैंने आपको कहा था जनरल डायर आपको नाम याद होना चाहिए, तो वो इसीलिए बोला था। तो जनरल डायर ने क्या किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या किया, गोलियां चलवा दी। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान किसने गोलियां चलवाई थी, जनरल डायर ने चलवाई थी। तो उसने क्या किया, वहाँ पर गोलियां चलवा दी। अब आप सोचोगे वहाँ से लोग निकल के क्यों नहीं भागे, जो जलियांवाला बाग था वो कुछ बंद बताते हैं कि इस तरीके से बंद था, उसका एक ही दरवाज़ा था। वहीं पर उस सैनिकों ने उन लोगों को वहाँ पर घेर लिया और क्या किया, एक तरफा अंधाधुंध गोलियां चला दी गई, अंधाधुंध गोलियां चला दी गई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बच्चे बूढ़े औरतें सब तरह के लोग मारे गए। ठीक है, जब यहाँ से कोई निकल ही नहीं पा रहा था, अंदर ही एक कुआं बताते हैं जिसमें बहुत सारे लोग कूदते चले गए और वहाँ पर भी लोग क्या हुआ, मर गए, क्योंकि बाहर निकलने का तो कोई रास्ता उनके पास बचा ही नहीं था। इसमें क्या हुआ था, कम से कम सैकड़ों लोग, 329 शायद, ऐसे ही कुछ आंकड़े हैं, इतने लोगों की मृत्यु हो गई थी। बाकी आप चेक कर लेना कितने, कुछ ऐसे ही है, 329 है शायद, इतने लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ब्रिटिश इतिहास की इसको शर्मनाक घटना भी बताया जाता है। ये ब्रिटिश इतिहास की सबसे ज़्यादा शर्मनाक घटना थी। किसने करवाई थी, जनरल डायर ने करवाई थी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, VVIP क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल डायर के बारे में भी, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि ये किसने करवाया था हत्याकांड। ठीक है, चलिए आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। मैंने सारी चीज़ें आपकी नोट्स की तरीके से की है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा, मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, मैं भी और आगे वीडियो बनाऊंगी और चैप्टर को इसी तरीके से अच्छे से आपको समझाऊंगी। अगर आपको चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट में लिख के बता दीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगले चैप्टर को मैं और अच्छे से समझाऊंगी आपको, फिर जो मेरी गलतियाँ होंगी उनको सुधारने की कोशिश करूँगी और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इसके बाद आता है जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या सोचा, इसकी एक जांच कमेटी बनाई जाए ताकि ये पता चला जाए किसकी गलती थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या हुआ, एक जांच कमेटी बनाई गई जिसका नाम था हंटर कमेटी। ठीक है, हंटर समिति भी कहते हैं जिसको, इसका नाम था हंटर कमेटी। तो ये पूछ लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच कमेटी का क्या नाम था, हंटर कमेटी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके बाद आते हैं हम खिलाफत और असहयोग आंदोलन में। तो इसके बाद क्या होता है, गांधी जी ने क्या था, जब ये इतनी हिंसा होती देखी, गांधी जी ने क्या कहा था, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम जो भी करेंगे अहिंसा से करेंगे, यही बात हुई थी। तो गांधी जी ने देखा लोगों ने हिंसा करनी चालू कर दी, तो गांधी जी ने क्या किया, अपना आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी की एक बुक है, इसका नाम आप याद रखना, इसका नाम है हिंद स्वराज। ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, गांधी जी ने कौन सी किताब लिखी थी, इसका नाम है हिंद स्वराज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें हम पढ़ेंगे खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में, क्योंकि जो आंदोलन था वो तो वापस ले लिया गया, सत्याग्रह, तो अब सत्याग्रह वापस ले लिया गया, तो गांधी जी ने क्या सोचा, एक कोई ऐसा आंदोलन करना पड़ेगा जिसमें सब लोग एक होकर लड़ें। अब एक होने के लिए क्या ज़रूरी था, जो हिंदू मुसलमान में जो मतभेद हो गया था, पहले हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह रहते थे, अब धीरे धीरे क्या था, अलग होते जा रहे, तो उनको सबसे पहले हमें एक करना पड़ेगा, हिंदू और मुसलमान को एक करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 अली भाई थे, 2 अली भाई थे, एक था मोहम्मद अली, दूसरा था शौकत अली। ये पूछ लेते हैं कि खिलाफत आंदोलन में कौन से 2 अली भाई थे, तो अली भाइयों का क्या नाम था, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों से उन्होंने, गांधी जी ने क्या किया, उन दोनों से हाथ मिला लिया। ठीक है, चलिए इसको एक बार समझते हैं। और उसी के बाद आगे क्या हुआ, खिलाफत और असहयोग आंदोलन मिलाकर एक आंदोलन हो गया था। तो गांधी जी ने अपना सबसे पहले क्या किया, आंदोलन वापस ले लिया। फिर उन्होंने क्या किया, पूरे देश में एक जन आधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें क्या करना था, हिंदू और मुसलमानों को नज़दीक लाना ज़रूरी था। तो मार्च 1919 के मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। किसने करा था, कौन कौन थे इसके मुख्य इंसान, नेतृत्व कौन कर रहा था इसका, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये 2 भाई थे, इन्होंने मिलके किया था। इनके साथ अनेक मुस्लिम नेता भी थे जो संयुक्त यानी एक साथ मिलकर जन कार्रवाई की
संभावना तलाशने के लिए गांधी जी के साथ चर्चा शुरू की गई। ठीक है, इन सब लोगों ने मिलकर क्या किया, इस चीज़ के बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी। ठीक है, अब आगे बढ़े थोड़ा सा। तो इन्होंने क्या किया, चर्चा करनी शुरू कर दी। तो ये आंदोलन क्या था, 1919 से लेके 1924 तक चला। इसका ये टाइम पीरियड आप याद रखना, कब तक चला था, 1919 से लेके 1924 तक। उसके बाद इस आंदोलन का सीधे तौर पर भारत से वैसे कोई, अगर आप सोचे कि खिलाफत आंदोलन क्यों चालू किया गया, खिलाफत आंदोलन वैसे भारत के लिए नहीं था। ये जब विश्व युद्ध वगैरह चल रहा था उस टाइम क्या हुआ, जो तुर्की के खलीफा थे उनका जो पद था वो रिक्त हो गया था, तो चाहते थे कि दोबारा से उस पद को स्थगित कर दिया जाए, तो उसी के लिए ये आंदोलन चल रहा था। लेकिन इसमें धीरे धीरे गांधी जी ने जुड़ना चालू कर दिया। जुड़ने के बाद क्या हुआ, इसी आंदोलन से क्या हुआ, खिलाफत और असहयोग आंदोलन बना। ये दो आंदोलनों से एक आंदोलन, दो इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों को जोड़ने के लिए ये आंदोलन बनाया गया था। तो क्या हुआ, इसके बाद जो खिलाफत आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना था। जो पद खाली हो चुका था उसको दोबारा से स्थापित करना था। ठीक है, तो सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने अन्य नेताओं को भी इस बात के लिए क्या करा, मना लिया, इसके लिए उसे राजी कर लिया सबको। तो उन्हें क्या हुआ, इसकी मंजूरी मिल गई। तो उन्होंने क्या किया, जब सब लोग राजी हो गए तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन को जारी कर दिया गया। अब इसमें क्या हुआ, हिंदू मुसलमान सब एक हो गए, तो उसी से ये क्या हुआ, पूरा एक आंदोलन बना जिसका नाम था खिलाफत और असहयोग आंदोलन। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं चैप्टर में। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं किस तरीके से ये शहरों में फैला खिलाफत आंदोलन, किस तरह से शहर के लोगों ने इसका सपोर्ट किया। तो शहर के लोगों ने कैसे किया, सबसे पहले विद्यार्थियों ने इसका सपोर्ट किया। उन्होंने क्या किया, सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया। उसके बाद शिक्षक, जो प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल थे, टीचर्स थे, उन्होंने भी क्या किया, स्कूल से इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। विदेशी सामानों को सबने खरीदना बंद कर दिया, और जो विदेशी कपड़ा खरीदते थे उसकी होली जला दी गई। यानी हर चीज़ का क्या कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया, हर चीज़ को त्याग दिया गया। ठीक है, यानी हम इन चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे, हम स्वदेशी बनेंगे, हम अपने देश की चीज़ों का यूज़ करेंगे। इन सब चीज़ों का क्या किया गया, बहिष्कार कर दिया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये आंदोलन धीमा पड़ता चला गया। अब धीमा क्यों पड़ा था, ये धीमा पड़ने के कारण पड़ते हैं क्योंकि सब लोगों ने सपोर्ट करने के तो तैयार थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों के सामने बहुत परेशानियां आने लगी। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, ये आंदोलन धीमा पड़ता चला गया, साथ छोड़ना चालू कर दिया लोगों ने। कैसे, सबसे पहले खादी का कपड़ा, जैसे कि आप आज भी जानते हैं खादी का कपड़ा क्या है, सबसे महंगा होता है। खादी का कपड़ा सब लोगों के लिए महंगा पड़ रहा था। अमीर तो उसे खरीद लेता था, लेकिन गरीब कैसे खरीदे, तो गरीबों ने क्या किया, गरीब लोग विदेशी कपड़ा दोबारा से खरीदना चालू कर दिया। क्योंकि खादी कपड़ा महंगा था, वो खरीद ही नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे आंदोलन से हट गए। फर्स्ट कारण तो ये था, यानी यहाँ से क्या हुआ, शुरुआत होती चली गई आंदोलन के धीमे पड़ने की। उसके बाद इस जो बच्चे थे उन्होंने स्कूल तो छोड़ दिया, जो टीचर थे स्कूल तो छोड़ दिया, लेकिन उनके पास अब दूसरी जगह थी नहीं कि वो कहाँ जाए पढ़ाने, कहाँ पढ़ने जाए। तो शिक्षा के लिए अच्छे कुछ संस्थान वगैरह थे। अब सोच तो लिया कि ये बनाए जाएंगे बच्चों के लिए, लेकिन बनते बनते टाइम भी तो लगता है, और वो संस्थान धीरे धीरे से बन रहे थे। तो जो संस्थानों की कमी थी उसके कारण क्या हुआ, शिक्षक और जो विद्यार्थी थे दोबारा स्कूल जाने लगे। वकीलों ने भी क्या करा, दोबारा से अदालत जाना चालू कर दिया। अब आगे शहरों में कैसे हुआ, तो ये तो पता चल गया हमें। अब हम क्या पढ़ेंगे कि ग्रामीण इलाकों में कैसे कैसे आंदोलन फैला। ठीक है, तो जो ग्रामीण लोग थे उनके लिए तो यही था कि मतलब उन्हें यही नहीं पता था हम आंदोलन कर किस लिए रहे। उन्हें तो अपनी ये था कि मतलब हमें यहाँ पर थोड़ी खुली छूट मिल जाए, हमारे लिए तो यही आज़ादी है। अगर हम अपने घर में हैं, हम सोचते हैं हमें घर से बाहर कोई नहीं निकलने दे रहा, तो हम 2-3 दिन बाद सोचते हैं हमें घर से बाहर निकलने दे जाए, हमारे लिए तो यही आज़ादी है। तो उसी तरह उन लोगों के लिए भी था। वो अपने जो मालिक थे, जो उनके ज़मींदार थे, तहसीलदार थे, उनसे परेशान थे। वो सोच रहे अगर हमें इनसे छुट्टी मिल जाए तो हमारे लिए तो यही आज़ादी है। तो यही हुआ। तो जो ग्रामीण इलाके में ये आंदोलन किस तरीके से हुआ था, जमींदार और तहसीलदारों के खिलाफ। ठीक है, क्यों हो रहा था, क्योंकि वो कैसे लोग थे, वो क्या करते थे, किसानों से भारी भरकम कर लेते थे, लगान वसूल करते थे,
और बेगार भी करनी पड़ती थी उनको। किसानों को क्या करनी पड़ती थी? बेगार। अब बेगार क्या होती है? बेगार एक व्यवस्था बना रखी थी उन लोगों ने, किस तरीके की कि किसानों से काम तो करवाएंगे लेकिन उन्हें पैसा नहीं देंगे जी, तो वो क्या होती है? बेगार। अगर कोई बिना पैसे के हमसे काम कराएगा तो हम क्यों करेंगे? तो उसी को क्या कहा जाता है? बेगार व्यवस्था। ये बेकार ही मानो इसे, बेगार इसीलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि बेकार ही थी। किसी को अगर हम काम करवा रहे हैं तो हमें पैसे तो देने पड़ेंगे ना। अब वो काम करे जा रहे, उन्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा, उनका वेतन नहीं मिल रहा, तो बेकार ही है ऐसी व्यवस्था। तो वो इन सब चीज़ों के खिलाफ थे। इसीलिए वो किसके खिलाफ थे? अपने तहसीलदार और जमींदार के खिलाफ थे। तो इसलिए वो क्या चाहते थे कि हम भी आंदोलन में हिस्सा ले लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ? जो अवध के बाबा रामचंद्र थे और जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया? किसानों के लिए अवध में किसान सभा का गठन किया। किसका किया? किसान सभा का। अवध किसान सभा, ठीक है। किसका गठन किया? अवध किसान सभा का गठन किया। उसके बाद उसमें क्या किया गया? बेगार व्यवस्था को ख़त्म करना है। उन्होंने ऐसे ऐसे अपनी मांग रखी सामने। कर को कम करना है, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार करना है, जो लोगों का शोषण करते हैं ऐसे जमींदारों को हटाना चाहिए। ऐसी ऐसी उन्होंने मांग रखी थी, ठीक है। बेगार व्यवस्था मैंने अभी आपको बताई थी, किसानों से बिना वेतन के काम कराना, ये होती है बेगार व्यवस्था। आगे अब हम बात करते हैं बागानों में, यानी बागानों में कैसे लोगों ने इस आंदोलन का साथ दिया। असहयोग आंदोलन को कैसे बागानों के जो मजदूर थे उन्होंने भी आगे बढ़ाया। तो उनके लिए क्या था? उनके लिए तो एक सेकेंड, ओके। तो उनके लिए अगर उन्हें थोड़ी सी आज़ादी मिल जाए, उन्हें अपने घर वालों से मिलने दिया जाए, यही उनके लिए क्या था? स्वराज था। उन्हीं के लिए यही आज़ादी थी। तो अगर उनको थोड़ी सी छूट मिल जाए, क्योंकि उन्हें अपने घर तक जाने नहीं दिया जाता, उन्हें चार दीवारी में कैद करके रखा जाता था, वहीं उनसे काम कराया जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि वो अपने गांव चले जाए, बहुत कम ऐसा होता था कि वो अपने परिवार वालों से मिले। तो अगर उन्हें उन चार दीवारी से बाहर निकलने को मिल जाए तो उनके लिए तो वही आज़ादी थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि हमें भी गांधी जी का साथ देना चाहिए असहयोग आंदोलन में। तो उन्होंने क्या, तो उन्हीं के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, चलिए। तो क्या था? आसाम के बागान मजदूर के लिए स्वराज का क्या अर्थ था? उनके लिए स्वराज का अर्थ था चार दीवारी से बाहर निकलने को मिल जाना, यानी चार दीवारी से बाहर निकलना, क्योंकि जिसमें वो उन्हें हमेशा कैद रखते थे, क्योंकि वो हमेशा कहाँ रहते थे? चार दीवारी के अंदर ही रहते थे। अगर उन्हें वहाँ से बाहर निकलना मिल जाए तो उनके लिए तो वही क्या है? स्वराज है। ऐसे फिर 1859 में क्या हुआ था? इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट हुआ था। जो इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट था उसके तहत क्या तय किया गया था कि जो बागान के मजदूर हैं वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकते, उन्हें वहाँ से जाने की इजाज़त नहीं थी। और ये इजाज़त उन्हें बहुत ही विरल मिलती थी, बहुत कम मिलती थी कि वो वहाँ से बाहर निकल जा सकें, अपने गांव जा सके, अपने परिवार से मिल सकें। उन्हें वहीं रहकर चार दीवारी में काम करना पड़ता था, ठीक है। अब ये बागानों के जो लोग थे, मजदूर थे, उन्होंने उनके अपने उसी के खिलाफ कर दिया ताकि उन्हें उस सब से छुट्टी मिल जाए। तो ये असहयोग आंदोलन इस तरीके से बागानों तक पहुंचा। अब आगे यह असहयोग आंदोलन गांधी जी को वापस क्यों लेना पड़ा? ये वापस लेना पड़ा एक घटना के कारण, जिसे कहा जाता है चौरी चौरा की घटना। तो चौरी चौरा कहाँ पर है? चौरी चौरा है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। गोरखपुर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा। तो चौरी चौरा की जो घटना हुई थी वो क्या थी? जो चौरी चौरा जगह थी वहाँ पर जो लोग थे वो अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकाल लेते अपने आंदोलन का, लेकिन एकदम से वो जुलूस क्या हुआ? हिंसक घटना में बदल गया। पुलिस और जो जुलूस के लोग थे उनमें आपस में हिंसक घटना हो गई। तो जो लोग थे वो हिंसक हो गए, उन्होंने क्या किया? पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, वहीं पर तोड़फोड़ मचा दी, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। उससे क्या हुआ? जो बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले थे जो उसमें घायल हो गए और कुछ ऐसे थे जो मर भी गए। तो जो पूरी ये घटना थी वो क्या हुई? अब अहिंसा से हिंसा में बदल गई। और गांधी जी ने क्या कहा था? हम हिंसा नहीं करेंगे। तो इसीलिए गांधी जी ने क्या सोचा कि अब मुझे आंदोलन वापस लेना चाहिए। तो फरवरी 1922 में गांधी जी ने क्या किया? आंदोलन को वापस ले लिया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं।
इसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। किस तरीके से आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो उसके बाद अब क्या करा उन्होंने, अगला आंदोलन चालू किया, वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस तरीके से चालू हुआ इसको धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले क्या था, जो था स्वराज पार्टी का गठन किया गया। कब? 1922 में। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन जो पेपर में आ भी जाते हैं। कब किया गया? 1922 में। किस किस ने किया? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, स्वराज पार्टी का गठन किया। अब देखिए, जो असहयोग आंदोलन शुरू करने वाले थे उसमें क्या हुआ, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहला क्या था, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर देखने को मिला। तो इस मंदी के असर में क्या हुआ, जो कृषि उत्पाद थे उनमें जो उनकी कीमतें थी वो गिरने लगी। जो कृषि उत्पाद थे उसमें भारी गिरावट आने लगी। 1930 के बाद क्या था, जो मैंने बताया आपको, भारी गिरावट देखने को मिली। किसमें? कृषि उत्पादों में। जब उनकी कीमतें गिरने लगी, धीरे धीरे कृषि उत्पाद की मांग भी गिरने लगी और निर्यात कम हो गया। जो सामान था वो इधर से उधर जाना कम हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ, जो किसान अपनी उपज थी उनकी वो भी बेच नहीं पा रहे थे, क्योंकि आर्थिक मंदी इतनी आ गई थी कि कोई उसे खरीद ही नहीं रहा था। आज अब वो उपज ही नहीं बेचेंगे तो लगान कहाँ से भरेंगे। इस वजह से किसान अपना लगान भी नहीं चुका पा रहे थे। ठीक है, अब ये सब परेशानी। दूसरी परेशानी आई साइमन कमीशन। ठीक है, अब साइमन कमीशन के बारे में हम जानते हैं। दूसरी परेशानी क्या थी, साइमन कमीशन भारत आ गए थे। साइमन कमीशन क्या था, ये एक ऐसा क्या कह सकते हैं, ऐसे ग्रुप कहेंगे हम, कि ये एक ऐसा ग्रुप था जिसमें 7 लोगों को शामिल किया गया था और 7 लोग जो थे वो ब्रिटेन के थे, कोई भी उनमें से भारतीय नहीं था। अब इस चीज़ के, अब भारत के बारे में इन्हें पता करने आ रहे थे। जो हम राष्ट्रवाद फैला रहे थे, धीरे धीरे जो राष्ट्रीय आंदोलन किए जा रहे थे, तो इन्हीं के खिलाफ एक समूह बनाया गया था कि जाकर वहाँ पर देखो कि कैसी कैसी कार्यशैली है, क्या व्यवस्था है, और आकर हमें सुझाव देना। तो हमारे देश के बारे में, हमारी संवैधानिक व्यवस्था के बारे में पता कर रहे हैं और हम में से ही किसी को शामिल नहीं किया गया। इस ये गठन किया गया था आयोग का, उसमें क्या किया गया, 7 के 7 लोग कैसे थे, अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। तो इसी के खिलाफ थे लोग। ठीक है, अब साइमन कमीशन क्या था समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ब्रिटेन की नई सरकार ने सर जॉन साइमन, क्या थे, सर जॉन साइमन, ये पूछ लेते हैं किसने नेतृत्व किया था। तो इस आयोग का नेतृत्व किसने किया था, सर जॉन साइमन ने किया था। तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन हुआ। ठीक है, एक आयोग का गठन किया गया जो किस लिए था, राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में गठन किया गया था। जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे देश के अंदर, उनके जवाब में हमारे खिलाफ किया गया था कि जाओ संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करो और आकर हमें सुझाव दो कि कैसी कार्यशैली है वहाँ की। तो इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, मैंने आपको जैसे बताया था। तो जिस वजह से क्या हुआ, भारतीय इसके खिलाफ हो गए। तो 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो लोगों ने उनके स्वागत करने के लिए क्या किया, उन्होंने उनके खिलाफ नारे लगाने चालू कर दिए। क्या कहा, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, इस तरह से नारे लगाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसी पार्टी ने भी क्या किया, इसमें हिस्सा लिया, उनको सपोर्ट किया जो लोग इसके खिलाफ थे। ओके, चलिए थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं अब। इसके बाद है नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस तरीके से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे पहुंचाया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन करने से पहले गांधी जी ने सोचा अगर बात ऐसे ही बन जाए तो ऐसे ही बनाते हैं, क्या पता हमें आंदोलन करना ही ना पड़े। तो उन्होंने क्या किया, इरविन को एक खत लिखा। ये एविन नहीं है, इरविन है। ठीक है, इरविन है ये। तो गांधी जी ने क्या किया, एक इरविन को खत लिखा जिसमें उसने क्या किया, उसमें 11 मांग रखी। गांधी जी ने उसमें क्या किया, 11 मांग रखे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या थी, नमक की मांग थी। कौन सी मांग थी, ये मांग है, कभी कभी नोट्स में मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या थी, नमक कर को ख़त्म करने की मांग थी। क्योंकि जो नमक कर था, नमक यात्रा करने क्यों पड़ी, नमक आंदोलन, ऐसा नमक यात्रा, दांडी मार्च गांधी जी को क्यों करनी पड़ी, क्योंकि जो नमक बनाने का कानून था उनका, तो उसके तहत क्या था कि कोई भी वहाँ से नमक जो था उस पर कर देना पड़ता था और कोई भी
सरकार के खिलाफ वो नमक नहीं बना सकता था। सिर्फ जो प्राइवेट थे वो भी उस नमक को नहीं बना सकते, जो भी था सरकार के अंडर में था। और नमक ऐसी ज़रूरत की चीज़ थी जो अमीर से अमीर और गरीब से गरीब सभी लोगों को चाहिए थी। तो गांधी जी ने उनके पास खत भेज दिया, और ये खत ऐसे ही नहीं था नॉर्मली, उन्होंने क्या कहा, ये एक चेतावनी के रूप में भेजा कि अगर तुम हमारी मांगें पूरी नहीं करोगे तो हम 11 मार्च को क्या करेंगे, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन करेंगे। लेकिन इरविन जैसे आज के टाइम में पुष्पा है, ऐसी उस टाइम कौन था, इरविन था। उसने भी बोला मैं झुकेगा नहीं। पुष्पा में जैसे बोलता है कि मैं झुकेगा नहीं, तो इरविन ने क्या कहा, मैं झुकेगा नहीं। लेकिन गांधी जी ने कहा अगर तुम नहीं झुकोगे तो हम भी क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसमें क्या है, फिर उन्होंने क्या किया, आगे नमक यात्रा चालू कर दी, क्योंकि जो इरविन था वो उनकी मांग नहीं मान रहा था। अब जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो उन्होंने भी क्या किया, नमक यात्रा चालू कर दी। नमक यात्रा कैसे चालू की गई, जो उनके 78 विश्वास वाले वॉलंटियर्स थे उनके साथ उन्होंने क्या किया, दांडी मार्च को शुरू कर दिया गया। लगभग 240 किलोमीटर तक चला गया। रोज 24 दिन तक क्या किया गया, लगभग 10 मील का सफ़र तय किया गया। अगर रोज 10 मील चलेंगे तभी तो 24 दिन में जाके 240 किलोमीटर होगा। रोज 10 मील चलने लगे, तो जहाँ भी वो रुकते थे वहीं पर क्या था, लोग उनसे मिलने आ जाते थे और गांधी जी उनको अपने इस आंदोलन के बारे में, अपनी इस यात्रा के बारे में बताते। जैसे जैसे गांधी जी उन्हें समझाते, लोग और भी ज़्यादा उसमें जुड़ते चले जाते। 6 अप्रैल को क्या हुआ, गांधी जी की मार्च खत्म हुई। कहाँ पर जाकर, दांडी, गुजरात के एक दांडी छोर है, वहाँ पर जाकर ये यात्रा खत्म हुई। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया और कानून का उल्लंघन किया। जो नमक कानून था उसका उल्लंघन किया। अब ये समझिए कि यहीं से क्या हुआ, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ। यहीं से क्या हुआ, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ। ये समझने लिखा है सवर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने कानून तोड़ दिया तो सरकार को इस बारे में चिंता होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपनी तरफ से कदम उठाने चालू किए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया। जब उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया, धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे हिंसक टकराव होने लगे, दोनों तरफ से पहल होने लगी। गांधी जी के साथ ही अब्दुल गफ्फार खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो इससे क्या हुआ, और ज़्यादा लोगों को गुस्सा आने लगा। तो जो भीड़ थी वो और ज़्यादा गुस्सा होने लगी, सड़कों पे उतर आई गुस्से में। एक जो महीना भर हुआ था इसको आंदोलन को हुए, तभी क्या हुआ, गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन में बहुत सारे लोग मारे गए, औरतों को मारा पीटा गया, लगभग लाखों लोग गिरफ्तार किए गए। तो गांधी जी ने थक हार के क्या किया, अब तो फिर वही बात थी कि अहिंसा करनी थी हमें फिर। लेकिन गांधी जी क्या कह रहे थे, हमें अहिंसा नहीं करनी। गांधी जी लोग क्या कह रहे थे कि हमें अहिंसा नहीं, हम तो हिंसा ही करके मानेंगे। गांधी जी कह रहे थे हमें क्या करनी है, अहिंसा। लेकिन लोग क्या फिर करने लगे, हिंसा की जगह फिर से लोग हिंसा करने लगे। अहिंसा हिंसा में बहुत ही कन्फ्यूजन है। ठीक है, अहिंसा के मार्ग पे चलना था, लेकिन क्या होने लगा, लोग फिर से हिंसा की तरफ बढ़ने लगे, सड़कों पर उतर आए, मारपीट चालू हो गई। उधर दोनों तरफ से क्या हुआ, हिंसक टकराव होने लगे आपस में। तो उससे फिर क्या हुआ, गांधी जी ने थक हार के क्या किया, आंदोलन वापस ले लिया। इस आंदोलन से क्या था, काफ़ी लोग नाराज थे, क्योंकि जो किसान वगैरह जो इनका साथ दे रहे थे, असहयोग आंदोलन में भी इनका साथ दे रहे थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब गांधी जी आंदोलन वापस लेते थे, काफ़ी लोगों का ऐसा था कि बातें नहीं मानी जाती थी, उससे पहले आंदोलन वापस ले लिया जाता था। ठीक है, तो इससे क्या था, काफ़ी लोग नाराज़ भी थे, गांधी जी से खिलाफ भी हो गए थे कुछ लोग। चलिए अब हम पढ़ते हैं गांधी इरविन समझौता। तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ, ये इरविन हर जगह गलत लिखा हुआ है, इरविन के साथ, ठीक है ये इरविन है, यहाँ से देख लेना, अभी लिख रहा। गांधी जी ने इरविन जी के साथ एक समझौता किया। क्या था वो समझौता, इस समझौते के जरिए क्या था, उन्हें गांधी जी को क्या, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में लंदन बुलाया गया। ठीक है, तो गांधी जी इस चीज़ के लिए मान भी गए। और जब वो वहाँ पे ये बात तय की गई कि अगर आप वहाँ पर आएंगे, गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे, तो जो राजनीतिक कैदी हैं, जो अभी वो हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, उसके दौरान काफ़ी लोगों को क्या किया गया था, कैद किया गया था। काफ़ी लोगों को कैद किया गया था, तो उनको हम रिहा कर देंगे अगर आप वहाँ पर आएंगे। गांधी जी वहाँ गए, लेकिन वो अपनी बात से मुकर गए, जो इरविन थे।
जब वो गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए तो इरविन अपनी बात से मुकर गए, तो गांधी जी को क्या हुआ, निराश होकर वापस लौट कर आना पड़ गया। ठीक है, चलिए इसी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, समझ में आ ही गया होगा आपको क्या है ये। तो गांधी जी को समझौते के जरिए क्या था, लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना था। तो उन्होंने उस पर क्या किया, अपनी सहमति व्यक्त कर दी, जिसके तहत राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाना था। लेकिन वहाँ पर व्हाट्सअप बताओ, व्हाट्सअप कहाँ से आ गया इसमें, यहाँ पर क्या आएगा, वार्ता। लेकिन वहाँ पे जो बात होने वाली थी, जो वार्तालाप होने वाली थी, वो क्या हुई, बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश होकर वापस लौट कर आना पड़ा। अब आगे बढ़े, इसके बाद आते हैं, जब गांधी जी वहाँ से वापस लौट कर आ गए तो उन्होंने सोचा हम दोबारा से जो अपना आंदोलन हमने बीच में रोक दिया था उसको हम दोबारा से चालू करते हैं। किसे, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन से। जब हम सरकार की जो बातें हैं उनको नहीं मानेंगे तो धीरे धीरे हमारी बातें आगे तभी जाएंगी। ठीक है, तो उन्होंने सोचा हम दोबारा चालू करते हैं। लेकिन इस बीच में क्या हो रहा था, जातिवाद की अछूत लोग, जातिवाद ज़्यादा देखने को मिल रहा था। तो गांधी जी ने इसी बात पे एक बात कही थी। गांधी जी ने अछूतों को क्या कहा था, गांधी जी ने अछूतों को हरिजन बताया था। हरिजन कौन होते हैं, ईश्वर की संतान। क्या बताया था गांधी जी ने, गांधी जी ने बोला था जो ये हरिजन होते हैं वो क्या होते हैं, ईश्वर की संतान होते हैं। तो अछूतों को हरिजन के नाम से बोला गया था गांधी जी के द्वारा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना। इसके बाद एक हुआ था पूना पैक्ट, इसको भी आप थोड़ा सा याद रखना, 1-2 नंबर में पूछ लेते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में हुआ था। कहाँ पर, पूना की जेल में हुआ था। गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें इसके बारे में याद रखना, क्योंकि कभी कभी इसके बारे में 1-8 नंबर में आ ही जाता है। ठीक है, आगे चले थोड़ा सा। लास्ट है अब हमारा, लास्ट है हमारा क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। लास्ट में हम आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन पे। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, लास्ट में थक हार कर जब गांधी जी जब उनकी बातें सारे आंदोलन कर करके थक गए, तो लास्ट में उन्होंने क्या कहा कि हमने लास्ट आंदोलन चलाते हैं जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने एक बात कही, करो या मरो। अब हिंसा अहिंसा की कोई बात नहीं थी, अब सीधा गांधी जी ने छूटते कहा या तो करो या फिर मरो। अब करने और मरने की स्थिति आ गई है, अब हम खाली अपने देश को ऐसे नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 1942 में गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया ये वाला, जिस पर उन्होंने अंग्रेजों से भारत को पूरी तरह छोड़ने पर जोर दिया था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया। ठीक है, इसको पारित कर दिया गया। तो इसी आंदोलन के लिए गांधी जी ने एक नारा दिया था, पूछ लेते हैं, करो या मरो। किसका नारा है, तो ये किसका नारा है, गांधी जी का नारा है। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या नारा दिया था, करो या फिर मरो। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं अगली वीडियो बनाने से पहले जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको पहले एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं और भी आगे वीडियो आपके लिए बनाती रहूँ। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है तो नीचे कमेंट में बताइए, अगले में मैं अपनी कमी को सुधारने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, बाय।